गामा डिके के फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि किस तरह से जो अल्फ़ा और बीटा डिके होते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई से, वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में नहीं जाते हैं और किसी एक्साइटेड स्टेट में ही रह जाते हैं। फिर वहाँ से अल्फ़ा डिके गामा डिके के द्वारा वो ग्राउंड स्टेट में पहुँचते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने दिए थे। सीजियम का, इसमें से बीटा माइनस डिके हुआ तो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में आया, वहाँ से फिर ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इसको गामा डिके के थ्रू ही ग्राउंड स्टेट में आया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल था कोबाल्ट 60 का, इसमें भी बीटा माइनस का डिके हुआ, ये एक्साइटेड स्टेट में आया, वहाँ से डिके होके ये ग्राउंड स्टेट में पहुँचता है। और गामा डिके में न्यूक्लियस सेम रहता है, जबकि बीटा डिके में यहाँ कोबाल्ट का था न्यूक्लियस, ये निकल का हो गया। इसी थर्ड एग्जांपल दिया था हमने सोडियम का। सोडियम का न्यूक्लियाई डिके होता है एक्साइटेड स्टेट में थ्रू बीटा प्लस डिके या इलेक्ट्रॉन कैप्चर, दोनों की प्रोबेबिलिटी है, बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज ऑफ बीटा प्लस डिके। एक्साइटेड स्टेट से फिर गामा डिके के थ्रू ये ग्राउंड स्टेट में पहुंचता है। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मल्टीपोल मूवमेंट्स। जो गामा रेज एमिट होती हैं न्यूक्लियस से, उसका रीजन क्या है, वो किस वजह से वो उनका ओरिजिन होता है। तो आज के टॉपिक में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, अल्फा और बीटा डिके में न्यूक्लियस डिके के बाद न्यूक्लियस किस में रहता है, एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो सीधा ग्राउंड स्टेट में चला जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम द न्यूक्लियस रिमेन्स इन द एक्साइटेड लोअर एक्साइटेड स्टेट आफ्टर अल्फा और बीटा डिके। और जो एक्साइटेड स्टेट में जब आता है अल्फा बीटा डिके के बाद, वो एक्साइटेड स्टेट ऐसी होती है कि इतनी एनर्जी नहीं होती इस एक्साइटेड स्टेट में कि वो कोई और दूसरा न्यूक्लियन एमिट करके वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए। इतनी एनफ एनर्जी नहीं होती उसमें, इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती उस लोअर एक्साइटेड स्टेट के न्यूक्लियाई में कि वो और कोई न्यूक्लियन एमिट करके ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाए। सो द एक्साइटेड न्यूक्लियाई डज नॉट हैव एनफ एनर्जी टू एमिट ए न्यूक्लियन इन ऑर्डर टू कम टू द ग्राउंड स्टेट। तो वो कोई और दूसरा न्यूक्लियन एमिट करके, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एमिट करके ग्राउंड स्टेट में आने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं बचती। देयरफॉर तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या एमिट करना पड़ता है उसको, गामा रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करके वो ग्राउंड स्टेट में आती है न्यूक्लियस, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बोलते हैं हम गामा रेज। अब जो गामा रेज एमिट होती है न्यूक्लियस से, वो कई चीज़ों पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी गामा रेज की, वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि जो एक्साइटेड स्टेट है और जो ग्राउंड स्टेट है, उनके न्यूक्लियर स्पिन क्या है दोनों स्टेट्स की, और दोनों स्टेट्स का ग्राउंड स्टेट और जो एक्साइटेड स्टेट है जहाँ से न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है थ्रू गामा रेज, एमिशन ऑफ गामा रेज, उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस क्या है, इन सारी चीज़ों पर ये गामा रेज एमिशन की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है। जैसा कि हम जानते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, जो गामा रेज होती हैं, वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो एनर्जी है, उनकी एवरेज जो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है, वो एवरेज हाफ एनर्जी तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में दोनों फील्ड मूव करते हैं एक साथ में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आधी एनर्जी तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है उन गामा रेज की, और आधी एनर्जी उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ ऑफ द एनर्जी इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाफ ऑफ द एनर्जी इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए जो गामा रेडिएशंस हैं, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हैंस
These gamma radiation can be divided into two general categories. वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। जो गामा रेडिएशंस हैं उनका जो ओरिजिन है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। जो गामा रेज का ओरिजिन हो रहा है वो दो वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जो न्यूक्लियस के अंदर से जब गामा डिके होता है तो जो इलेक्ट्रिक रेडिएशंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होते हैं वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एमिट होंगे या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होंगे। तो जो इलेक्ट्रिक रेडिएशंस एमिट होते हैं इनका एमिट होने का जो रीजन है वो जो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके में कोई भी चेंज होगा अगर इलेक्ट्रिक चार्ज में के डिस्ट्रीब्यूशन में, चार्ज में तो चेंज नहीं होगा, उस इलेक्ट्रिक चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में जो अगर कोई चेंज होता है तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक रेडिएशंस मिलते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हमें गामा रेज के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो अगर ऑसिलेटिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है विद टाइम तो वो इलेक्ट्रिक रेडिएशंस एमिट करेगा। तो द इलेक्ट्रिक रेडिएशन अराइज फ्रॉम द चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है उसमें अगर उसके डिस्ट्रीब्यूशन में अभी आगे बताएंगे हम कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें अगर कोई चेंज होता है, ऑसिलेशंस होते हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक रेडिएशंस एमिट होते हैं और ये इलेक्ट्रिक रेडिएशंस हमें गामा रेज के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में मिल जाते हैं। दूसरा जो मैग्नेटिक रेडिएशंस का एमिट होने का रीजन है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है वो मूव करता है एंड मूविंग चार्ज इज इक्वल टू द करंट। तो जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई चेंज होता है न्यूक्लियस के अंदर विद टाइम तो उस चेंज की वजह से जो मैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होते हैं और इन मैग्नेटिक रेडिएशन से भी गामा रेज एमिट होती हैं। तो दो रीजन है न्यूक्लियस से गामा रेज के एमिट होने की, इलेक्ट्रिक रेडिएशंस एंड मैग्नेटिक रेडिएशंस। So the electric radiation arise from the changes in the distribution of electric charge in the nucleus, whereas the magnetic radiation arise from changes in the current distribution in the nucleus. यानी अगर current changes with time तो मैग्नेटिक रेडिएशन से एमिट होंगे और उसकी वजह से गामा रेज मिलेंगी हमको, और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक रेडिएशंस मिलेंगे और उसके फलस्वरूप हमें गामा रेज मिलेंगी। तो सबसे पहले हम, चूंकि हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मल्टीपोल मूवमेंट्स, तो अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक रेडिएशंस को डिस्कस करते हैं। लेट अस फर्स्ट टेक द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई चेंज होता है विद टाइम तो उससे इलेक्ट्रिक रेडिएशंस एमिट होते हैं और जो गामा रेज एमिट होंगी दोज गामा रेज आर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेडिएशंस। तो जैसा कि आपने लोअर क्लासेस में बीएससी में भी पढ़ा होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर में भी, उसमें भी दिया होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक टॉपिक होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें अगर हम उसको जब उस एक्सरसाइज उस टॉपिक को आप देखना तो उसमें आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे एक एक्सप्रेशन आती है, उसमें मोनोपोल, डाईपोल, क्वाड्रपोल, ऑक्टोपोल, उसकी एक्सप्रेशंस हमको मिलती हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लेट अस फर्स्ट टेक द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हेन विच कैन बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रिक मल्टीपोल्स, तो जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कोई ना कोई मल्टीपोल जरूर होगा, यानी या तो मोनोपोल होगा उसमें, या डाईपोल होगा, या क्वाड्रपोल होगा, या ऑक्टोपोल होगा। अगर मोनोपोल है तो डाईपोल, क्वाड्रपोल ये नहीं होंगे। अगर मोनोपोल जीरो है कि वैल्यू जीरो है तो डाईपोल हो सकता है, डाईपोल होगा तो अदर, यानी पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो मोनोपोल के फॉर्म में है
तो उसमें अदर मल्टीपोल्स नहीं होंगे, यानी डाईपोल, क्वाड्रपोल मोमेंट्स, ऑक्टोपोल मोमेंट्स ये नहीं होंगे, केवल मोनोपोल मोमेंट होगा। अगर उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डाईपोल मोमेंट है तो मोनोपोल नहीं होगा, और क्वाड्रपोल, ऑक्टोपोल, हायर जो मल्टीपोल से वो भी नहीं होंगे। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले हम अगर हम, तो उसमें या तो मोनोपोल होगा, या उसमें डाईपोल होगा, या क्वाड्रपोल होगा, या ऑक्टोपोल होगा। इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रिक मल्टीपोल डिस्ट्रीब्यूशंस। फॉर एग्जांपल, या तो वो मोनोपोल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या डाईपोल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या क्वाड्रपोल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या ऑक्टोपोल टाइप का, और हायर मल्टीपोल्स भी हो सकते हैं, ऑक्टोपोल से आगे भी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकते हैं। लेकिन एक बार में एक टाइप का ही उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो मोनोपोल ही होगा तो बाकी सब जीरो होंगे, डाईपोल होगा तो बाकी सब जीरो होंगे, क्वाड्रपोल होगा तो बाकी सारे जीरो होंगे। तो एक प्योर इलेक्ट्रिक, अब सबसे पहले मोनोपोल को देखते हैं। सबसे पहले अगर वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोनोपोल, उसमें मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वो मोनोपोल डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा, तो मोनोपोल में क्या होता है, सारा टोटल मोनोपोल मोमेंट इक्वल टू होता है टोटल चार्ज। उसका जो टोटल चार्ज है न्यूक्लियस का वो मोनोपोल कहलाता है। और मोनोपोल में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कैसा होगा, विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑरिजिन स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो बी स्फेरिकली सिमेट्रिक या रेडियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा और रेडियल होगा। कहने का मतलब ये है, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मोनोपोल्स बन रहे हैं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक अपनी तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डाईपोल मोमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो और अपना तरह का अलग तरह करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इससे डिफरेंट होगा, मोनोपोल्स के इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट होगा। इसी तरह से क्वाड्रपोल मोमेंट जब अगर बनना है न्यूक्लियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी अपना अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका वेरी करेगा, वो भी एक करेक्ट। तो हर एक मल्टीपोल मोमेंट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो लेकिन प्योर जो अगर केवल मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है न्यूक्लियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरह से बिहेव करेगा कि मान लो सारा का सारा चार्ज न्यूक्लियस के सेंटर पर एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दिया हो, हमने केंद्रित कर दिया हो सेंटर पर सारा चार्ज। तो अगर सेंटर पर है सारा चार्ज तो उसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्फेरिकली, एक पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। सो ए प्योर इलेक्ट्रिक मोनोपोल डिस्ट्रीब्यूशन हैज स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने बताया, प्योर जो मोनोपोल है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक। इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज इलेक्ट्रिक मोनोपोल, देन द डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट और एनी अदर हायर ऑर्डर पोल मोमेंट। यानी अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मोनोपोल बन रहा है, मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो अदर हायर मल्टीपोल मोमेंट्स उसमें नहीं होंगे, न डाइपोल मोमेंट होगा, न क्वाड्रपोल मोमेंट होगा, और न ऑक्टोपोल मोमेंट होगा, यानी कोई भी हायर मल्टीपोल मोमेंट्स नहीं होंगे। द मोनोपोल इज इक्वल टू द टोटल चार्ज। आप उस एक्सप्रेशन को देखना, बीएससी की बुक उठा के देख लेना, जो टोटल जो मोनोपोल मोमेंट होता है वो टोटल होता है इंटीग्रल रो डीवी एक्सप्रेशन आती है। सभी की एक्सप्रेशन उसमें दी होती है, मोनोपोल मोमेंट की एक्सप्रेशन, डाइपोल मोमेंट की एक्सप्रेशन, क्वाड्रपोल मोमेंट की एक्सप्रेशन। तो मोनोपोल मोमेंट की जो एक्सप्रेशन आती है वो आती है इंटीग्रल रो यानी चार्ज डेंसिटी डीवी। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे वॉल्यूम के लिए तो टोटल चार्ज हो जाएगा वो। तो द मोनोपोल इज इक्वल टू द
total charge of the nucleus having spherically symmetric charge distribution। तो मोनोपोल में क्या होता है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। सो फ्रॉम आउटसाइड यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर से अगर हम देखें तो क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये सेंटेंस में यहाँ लिखना भूल गया हूँ, इज ऑल्सो स्फेरिकली सिमेट्रिक। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल विल बी सेम। अब जैसे पूरे में मोनोपोल बना हुआ है पूरे न्यूक्लियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर सारे चार्ज को हम इकट्ठा करके सेंटर पे प्लेस कर दें तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो मोनोपोल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही अगर सारे चार्ज को हम न्यूक्लियस के सेंटर पे प्लेस कर दें तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल विल बी सेम इफ द होल चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन सो दैट इट फॉर्म्स मोनोपोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मोनोपोल बनना है तो उससे जो उसमें अगर कोई चेंज आता है, मोनोपोल जो प्रोड्यूस हुआ है उस वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इट विल बी ड्यू टू मोनोपोल ओनली, नो डाइपोल, नो क्वाड्रपोल एटसेट्रा। बट इफ द टोटल चार्ज वैनिश, अगर टोटल चार्ज जीरो हो जाए तो मोनोपोल जीरो हो जाएगा, मोनोपोल नहीं रहेगा। देन मोनोपोल वैनिशेज, खत्म हो जाएगा। देन कम्स द डाइपोल मोमेंट, इसके बाद डाइपोल मोमेंट आएगा। इफ द डाइपोल मोमेंट इज जीरो तब फिर क्वाड्रपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, क्वाड्रपोल मोमेंट जीरो होगा तो फिर हायर ऑर्डर इस तरह से आगे मल्टीपोल मोमेंट्स उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोड्यूस होते जाएंगे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उन्हीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से प्रोड्यूस होगा। हम इस टॉपिक को बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।